तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP सेकंड सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो BTUP सेकंड सेमेस्टर 2026 में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 1 की महा मैराथन क्लास लेकर के आ गए हैं। आपको हम जितना इस यूनिट के अंदर बता रहे हैं इतना आप कर लीजिए। आप 100% इस यूनिट से 10 मार्क्स प्लस गेन कर लेंगे बहुत ईजिली। अब यूनिट नंबर जो 1 है वो 10 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स तक दे देता है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि यूनिट नंबर 1 काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप सभी से टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी यूनिट नंबर 1 से पूछ लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 आप सभी का पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। आप नोट्स के साथ हम इस चीज़ को पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब भैया और यूनिट्स का वन शॉट कैसे देखेंगे, PYQ कैसे देखेंगे, लेक्चर्स कैसे देखेंगे, नोट्स कैसे देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे देखेंगे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में एंड यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को शुरू कर दिए हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके पॉलिटेक्निक अर्थात BTUP सेकेंड सेमेस्टर का एक टफ सब्जेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप सभी को टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। हर एक यूनिट का अलग अलग वेटेज है। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक यूनिट से बनने वाले हैं। तो पहला यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैं पहले आप सभी को बताऊं कि आपको क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले आता है मेरे दोस्त कि आपको आपका सिलेबस, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। तो सिलेबस अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप सिलेबस का लेटेस्ट प्रिंट निकाल करके रखें, ठीक है। तो जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो भी है उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और हमेशा मैं पढ़ाता हूँ टू द पॉइंट, जो एग्जाम में लिखना है और जो आपको समझना है। मेरा एक काम ये नहीं है कि एक यूनिट को मैं 4 लेक्चर, 8 लेक्चर, कोई 10 लेक्चर में कन्वर्ट कर रहा, नहीं। अगर एक यूनिट 1 घंटे लायक है तो 1 घंटे में ही उसको खत्म किया जाए और 1 घंटे में के अंदर आपको समझ में आना भी चाहिए। तो यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन, जो यहाँ पे बेसिक ऑफ मैकेनिक्स लिखा है वही आपके यूनिट में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, ठीक है। यूनिट का नाम एकदम क्लियर हो गया। यूनिट के नाम को मैं चैप्टर 1 को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब मैकेनिक्स क्या होता है इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यानी मैकेनिक्स को हिंदी में तो कह रहे हैं यांत्रिकी, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि मैकेनिक्स जो है वो एक्चुअल में है क्या, उस चीज को समझो। और ये एग्जाम में 100% आता है। मैकेनिक्स और उसके क्वालिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में कह रहा हूं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैकेनिक्स और उसका क्लासिफिकेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि भैया हमको आखिर मैकेनिक्स पढ़ना ही क्यों है। अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्यों पढ़ना है, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। ये क्या कह रहा है इसको समझो। कोई ये बॉडी है मेरे दोस्त, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। कोई भी बॉडी है वो कितना फोर्स एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, मैंने यहां पे बता दिया कि फोर्स, उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस बॉडी के ऊपर कितनी स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर ये मान लो कोई साफ्ट होता, ठीक है, अगर ये कोई साफ्ट होता मेरे दोस्त, तो क्या होता ये रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। साफ्ट क्या करता है, साफ्ट क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है। वो कितनी स्पीड से रोटेट करेगा कि वो फेल्योर नहीं हो,
इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएं कि ये टूटे नहीं। तो इन सब प्रभाव का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, इन सब इफेक्ट का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, आपके इस मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। तो आखिर मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, तो आप विज्ञान के रूप में इसको फिजिक्स की शाखा कह सकते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, आपने सुना भी है, ठीक है। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम बलों का व्यवहार यानी कैसा बिहेव कर रहा है आपका फोर्स, किस तरीके का फोर्स है। अब ये हमारा फोर्स जो है कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या है, इसको दबा रहा है। अगर मैं बात करूं इस तरफ कर दूं, ऐसे कर दूं, ये टेंसाइल फोर्स है। क्या कर रहा है, इसको तान रहा है, यानी इसको खींच करके उधर की तरफ जा रहा है। तो हम कितने फोर्स लगा रहे हैं, कितने टाइप के फोर्स लगा रहे हैं, उनके बिहेवियर क्या है, और फिर उसका उस बॉडी के ऊपर फोर्स का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सब किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर बात है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन के ऊपर, इस मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैकेनिक्स को एक्चुअल में दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिक्स, एक डायनेमिक्स। अगर स्टैटिक्स डायनेमिक्स याद रखोगे तो आपका क्या नाम है, भूलेगा नहीं। और स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान याद करोगे तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब कोई वस्तु स्थिर हो। कोई वस्तु कैसे हो मेरे दोस्त, स्थिर हो। और डायनेमिक का मतलब क्या है, कोई वस्तु चल रही हो, यानी गति की अवस्था में हो। अब जब ये डायनेमिक्स जो है, इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। एक होता है शुद्ध गति विज्ञान, एक होता है बल गति विज्ञान। मैंने इसीलिए कहा कि इंग्लिश में याद रखो, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के दो भाग है, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। अब स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, वो हम आगे आप सभी को समझा रहे हैं। तो पहला हम समझेंगे स्टैटिक्स कि स्टैटिक्स क्या है, जिसको आप लोग कह रहे हो स्थिति विज्ञान। यानी क्या है मेरे दोस्त, इसमें वस्तु क्या है, स्थिर है। ठीक है, इसके अंतर्गत विरामावस्था का मतलब क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, स्थिर। ठीक है, इसमें क्या है, स्थिर में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर कोई बॉडी स्थिर है, कोई भी बॉडी स्थिर है, ये क्या मैं बना रहा हूं, ये दोस्त मैं बना रहा हूं ब्रिज, क्या बना रहा हूं, पुल। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं मैं, मतलब मान लीजिएगा एजम्पशन, पुल। तो पुल क्या है, स्थिर है, उस पर पैदल लोग आ जा रहे हैं, गाड़ी से लोग आ जा रहे हैं। तो उस पर कितना लोग एक बार में आ जाए कि नहीं टूटेगा। ठीक है, इन सब फोर्सेज का अध्ययन हम किसके अंदर कर रहे हैं, स्टैटिक्स के अंदर। अर्थात जब वस्तु पर जो बल लग रहा है वो विरामावस्था में वस्तु है और उस पर बल लग रहा है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक्स। अगला आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स गति विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत गत्यावस्था, यानी कोई बॉडी क्या होती है, मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, गति में होती है। उस बॉडी यानी उस वस्तु पर बलों के प्रभाव यानी फोर्स लगेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। यानी कोई शाफ्ट चल रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उस पर कोई बल लगेगा तो कैसे लगेगा। इन सब का अध्ययन हम करते हैं किसके अंदर मेरे दोस्त, डायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने बताया था कि डायनेमिक्स को दो फर्दर भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो एक है काइनेटिक्स, अगला है काइनेमेटिक्स। तो पहला हमारा आता है काइनेमेटिक्स, इसको कहते हैं शुद्ध गति विज्ञान। तो अगर याद करने की टेक्निक हो तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जब काइनेमेटिक्स की बात आएगी तो यहां लिखा है शुद्ध गति। क्या लिखा है मेरे दोस्त, शुद्ध गति। शुद्ध गति का मतलब पेवर गति, यानी इसके अंतर्गत वस्तु पर केवल गति का अध्ययन किया जाता है, मास यानी द्रव्यमान पर विचार नहीं किया जाता। यानी हम इसमें मास को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ किसको देखते हैं मेरे दोस्त, गति को देखते हैं। ठीक है, यानी जो गति है वो किस प्रभाव से उत्पन्न हुई है, कितना उस पर फोर्स लग रहा है, उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ गति के ऊपर हम विचार करते हैं, वो हमारा कहलाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या है, सिर्फ मोशन का ध्यान दिया जाता है। अगला हमारा आता है काइनेटिक्स। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या क्या होता है मेरे दोस्त, इसके अंतर्गत गति के साथ साथ फोर्स और द्रव्यमान पर भी विचार किया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब काइनेटिक्स की बात आएगी तो सिर्फ गति की बात किया जाएगा, ना फोर्स की बात किया जाएगा, ना मास की बात किया जाएगा, ठीक है। और जब काइनेटिक्स आएगा तो फोर्स की बात किया जाएगा, मास की भी बात किया जाएगा और गति की भी बात किया जाएगा, तीनों चीज डन होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है, ठीक है। काइनेटिक्स लिखा, उसके आगे फोर्स कट कर दिया, मास कट कर दिया, गति को टिक कर दिया। काइनेटिक्स लिखा, उसमें गति को टिक कर दिया, फोर्स को भी टिक कर दिया, मास को भी टिक कर दिया। एक नजर में देखोगे आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आप लिख दोगे। यही होता है टेक्निक कंपटीशन क्रैक करने का, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भैया मैकेनिक्स की उपयोगिता अब बहुत तरीके से पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे यूटिलिटी लिखा हुआ है, महत्व लिखा हुआ है, रिलेवेंस लिखा हुआ है, यानी भैया मैकेनिक्स की हमारे इस कह सकते हैं कि कल्चर में क्या उपयोगिता है, ये समझना जरूरी है। भाई आखिर पढ़ क्यों रहे हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसकी उपयोगिता देखो, सिलेबस में ये चीज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी भी वक्त पूछ सकता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैकेनिक्स के उपयोगिता को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। जो भी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी है वो किसके आधार पर काम करती है, वो न्यूटन के लॉ पर आधारित है। यहां पे लिख देता हूं, मैकेनिक्स जो है मेरे दोस्त वो न्यूटन्स के लॉ पर आधारित है। न्यूटन के कितने नियम है बताओ दोस्तों, न्यूटन के लॉ पर आधारित है। अभी मैं आपको न्यूटन के तीनों नियम को रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स बताओ, तो किस पे लॉ का मैकेनिक्स का लॉ क्या है, मैकेनिक्स का लॉ क्या है। जो मैकेनिक्स है इसका लॉ यही है कि ये न्यूटन्स के लॉ पर आधारित है, ठीक है। फिलहाल अभी हम उपयोगिता को समझ रहे हैं। तो यांत्रिकी जो है इंजीनियरिंग फील्ड का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के हिसाब से चीजों को बताओगे। इसके ज्ञान का उपयोग जो है दैनिक जीवन में हम उपयोग आने वाली वस्तुओं के निर्माण, क्रिया तथा परीक्षण में होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको मैकेनिक्स का ज्ञान होगा, मैकेनिक्स का अगर हमको ज्ञान होगा तो हम जो भी चीजें बना रहे हैं आज के समय में, वस्तु का निर्माण अर्थात कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, कोई आप सड़क निर्माण कर रहे हो, कोई आप मशीन बना रहे हो, उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उन सब में ये मैकेनिक्स का रोल होगा। और कैसे होगा ये आगे आप सभी पढ़ोगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ोगे। अगर आप पुल बना रहे हो तो वहां पे मैकेनिक्स का यूज है, कोई मशीन बना रहे हो तो वहां पर मैकेनिक्स का यूज है, ठीक है। चलो, तो मशीन या मैकेनिज्म के किसी पुर्जे, देखो आप कोई सा भी मशीन है उसके हर एक एक पार्ट पर मोशन का अध्ययन किया जाता है, फोर्स का अध्ययन किया जाता है। पुर्जा, ढांचा, इस पुर्जे का मतलब क्या है, पार्ट, ढांचा का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, अवयव का मतलब क्या है, एलिमेंट, ठीक है। तो कोई पार्ट बना रहे हो या पूरी बॉडी बना रहे हो या कोई छोटा सा एलिमेंट बना रहे हो, उन सब पे हम मैकेनिक्स का क्या करते हैं, समझ, जो फोर्स लगता है उसका अध्ययन करते हैं। के निर्माण के लिए सर्वप्रथम उस अंग पर लगने वाले फोर्स का ज्ञात करते हैं, यानी उस पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा है और उस पार्ट पर जब फोर्स लगेगा तो वो कब टूटेगा, उस मैक्सिमम फोर्स को ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमको उतना मजबूत पार्ट बनाएंगे जितना हमको क्या नाम है, यूज के हिसाब से वो टूटे ना, ठीक है। फिर उनके प्रभाव के आधार पर साइज तथा उसका पदार्थ निश्चित किया जाता है। जो मैं बता रहा हूं कि आपने फोर्स ज्ञात किया, फिर उस हिसाब से साइज ज्ञात करोगे और उस हिसाब से उस पर कितनी वो एब्जॉर्ब कर सकता है फोर्स, उसको निश्चित करोगे। इसके लिए आपके अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, यानी आपको मैकेनिक्स की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। आइए, और भी कुछ लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग में अत्यधिक उपयोगिता के कारण ही यांत्रिक यानी मैकेनिक्स के मूल सिद्धांतों का विभिन्न रूपों में प्रयोग करके इंजीनियरिंग के उनके विषयों, देखो इनका कहने का यह सीधा सा मतलब है कि मैकेनिक्स का यूज करके और विषय के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स जिसे हम गैस गति विज्ञान कहेंगे, एरोडायनेमिक्स जिसे वायु गति विज्ञान कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स यानी फ्लूइड विज्ञान जो होता है, ठीक है, द्रव स्थिति विज्ञान, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, इन सब का अध्ययन किसकी वजह से हो पा रहा है,
ये यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों की वजह से, कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना मोशन हो रहा है, इनके मूल सिद्धांत की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, अभी आप जब आओगे 5th चैप्टर के अंदर तो वहां पे सिंपल मशीन के बारे में भी पढ़ोगे, वो भी सब मैकेनिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो इन सब के फलस्वरूप अनेकों उपयोगी मशीनों का निर्माण होता है, जिनका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मोटर बनाओगे, वायुयान बनाओगे, इंजन बनाओगे, ठीक है, पुल बनाओगे, भवन, घड़ी, पंखा, अनेक ऐसी क्रियाएं जिनको समझने के लिए यांत्रिका का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे चलना, झुकना, तैरना, दौड़ना, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? मैकेनिक्स की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, यानी कितना उसमें मोशन हो रहा है, कितना उसमें फोर्स लग रहा है, कितना आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। तो आगे हम लोग इस चीज़ को और भी डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो मुझे आशा है कि मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स की क्या उपयोगिता है वो आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर एक और चीज़ गिवन है। क्या गिवन है मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, अब इस चीज को मैं समझ सकता हूं कि कक्षा 10 से पढ़ाया जा रहा है, कक्षा 9 से पढ़ाया जा रहा है, क्लास 9 से न्यूटन लॉ पढ़ाया जा रहा है, जितना मैं पढ़ा हूं और जितना मुझे पता है। लेकिन अगर तब भी तीनों न्यूटन के लॉ को नहीं पता है, फिर भी मैं रिकॉल कराऊंगा, लेकिन लिखाऊंगा नहीं। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि मैं लिखाने वाला नहीं हूं इस चीज को। आप न्यूटन के लॉ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बताओ भैया पहला नियम क्या होता है? तो यहां पे पहला नियम लिख देता हूं, ठीक है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, अपने कक्षा 9 वाली जो चीज याद किया वो उसी के हिसाब से बोलूंगा मैं, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। पहला नियम समझ गए? अर्थात कि जो हमारी वस्तु है वो अपनी अवस्था बदलने का विरोध करती है, ठीक है, इसको कहते हैं हम जड़त्व का नियम। यानी कोई भी वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अर्थात बस में बैठते हैं और ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों? वो जड़त्व के कारण पॉसिबल हो पाता, क्योंकि आपकी जो अवस्था है उस समय पूरी तरीके से स्थिर हो चुकी होती है, लेकिन आप एक चलायमान गाड़ी के ऊपर सवार होते हैं। चलिए, जड़त्व का नियम आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा नियम हमारा कहता है त्वरण का नियम। दूसरा नियम है त्वरण का नियम। याद करके चलिएगा मेरे दोस्त, बस बता के चल रहा हूं, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना किसी को भी मतलब घुस जाएगा दिमाग में। आपने इसका सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा कहलाता है त्वरण का नियम। अर्थात इसका अगर डेरिवेशन की तरफ देखा जाए तो संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, मैं फिर से चिल्ला दे रहा हूं कि संवेग परिवर्तन की दर, आगे अगर मेरे लिखा होगा इसमें, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने लिखा होगा यहां पर कहीं, तो मैं और आगे रिपीट करा दूंगा कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सुना भी होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। भाई बहुत बचपन की चीजें याद किया जा रहा है, बट ठीक है, अब आपके सिलेबस के अंदर है, कोई मुझे कह ना पाए कि मैंने रिकॉल नहीं कराया, तो हम इस चीज को रिकॉल करा दे रहे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? अगर आप सामने की तरफ बल लगा रहे हैं तो विपरीत दिशा से भी एक सामने प्रतिक्रिया बल लगता है। यानी जब गोली चलाते हैं तो जिस फोर्स से गोली आपकी आगे की तरफ जाती है, सेम फोर्स से वो पीछे की तरफ आपके उस बंदूक को खींचती है, ठीक है, या रॉकेट को खींचती है, ठीक है। तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात है मेरे दोस्त? चलिए, तो 3 नियम हमको समझ में आ गए हैं। मुझे आशा है कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो यहां पे क्वांटिटी पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटी, ये सब हमको पढ़ना था पहले, लेकिन अब सिलेबस के अंदर खत्म हो गया है। जानकारी अगर आपको चाहिए, नोट्स के अंदर बिल्कुल वेल डिफाइंड चीजें लिखी हुई हैं। मैंने यहाँ पे कट का निशान इसलिए लगा रखा है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो अगर सिलेबस में कोई चीज नहीं है तो हमें उतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एग्जाम की जो चीजें हैं उसको तो एटलीस्ट तैयार कर लिया जाए। देखो,
फोर्स भी सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन हमें फोर्स नहीं पता होगा तो हम फोर्स ही कैसे स्टडी करेंगे? जिस चीज की स्टडी कर रहे हो वही आपको नहीं पता है तो कैसे स्टडी कर पाओगे भाई बताओ? तो बचपन में हमको फोर्स के बारे में क्या सिखाया गया है कि कोई भी स्थिर वस्तु है या गति वस्तु है, उसकी अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन करने के प्रयास करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसे हम बल कहते हैं। वह क्रिया, वह काम जो किसी स्थिर वस्तु या गति वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। भाई इतनी आसान आसान डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं है, उसकी थॉट प्रोसेस को समझो कि एक्चुअल में बल में होता क्या है। कोई भी ऐसा काम क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन का प्रयास करे, बल कहलाती है। ठीक है, और नोट पॉइंट में भी मैंने लिखा है बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा वर्क किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वर्क हो या नेगेटिव वर्क हो, ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वर्क हो, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है, तो वो एक अलग केस है। फिलहाल यहाँ पे उस चीज को कंसीडर हमको नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसको त्वरण का नियम कहते हैं। त्वरण का नियम ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ है न्यूटन का। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर हुए वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग, P से संवेग से डिनोट करते हैं, और परिवर्तन की दर यानी दर का मतलब समय, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आएगा और बराबर में K आएगा। अब K बराबर हम 1 रख देंगे, कांस्टेंट को 1 वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। अब डेल्टा P का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो P बराबर होता है mb। क्या होता है? P बराबर mb, ये होता है संवेग। अब जब अगर हमारी वस्तु स्थिर है तो उसको कहेंगे u, और जब बहुत ज्यादा चल रही है तो v। ठीक है, तो हम mv माइनस mu यानी चलती हुई वस्तु माइनस रुकी हुई वस्तु, और अपान में डेल्टा टी, और m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू अपान डेल्टा टी हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो u को हम 0 रख देते हैं, और आपको पता है कि डेल्टा v अपान डेल्टा टी यानी आपके जो भी वेग परिवर्तन की दर है उसको कहते हैं त्वरण। ठीक है, तो यहां पे ये वाला पोर्शन कट के आ जाएगा a, यानी a का मतलब है त्वरण, F बराबर ma। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। खैर जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको अगर जानना है तो ये जान सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बल के प्रकार। ठीक है, अब देखो मैंने इसको यहां पे लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा, यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 क्यों लिख रखा है वो समझो, क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 में आपको बीम आएगा, बीम, और उसके रिएक्शन को फाइंड करना होता है, बीम के रिएक्शन को। अब ये बताओ, कोई चीज यूनिट नंबर 1 में पढ़ो या यूनिट नंबर 2 में पढ़ना, तो एग्जाम में थोड़ी पूछता है कि यूनिट नंबर 1 से आया हूं कि यूनिट नंबर 2 से, वो तो टॉपिक पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यूनिट नंबर 1 में कवर कर रहे हैं। अब हमको तो पूरा पढ़ना है ना भाई, हम तो पूरी मैकेनिक्स पढ़ने चल रहे हैं, तो हम यूनिट नंबर 1 में कोई टॉपिक पढ़ लिए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो हमारे जो बल हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, ये हमारे जो फोर्सेज हैं मेरे दोस्तों, एक्चुअल में ये लिखे हुए हैं किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू बीम लिखा हुआ है, यानी बीम पे कैसे कैसे फोर्सेज लगते हैं उसको बताया गया है। ठीक है, तो पहला फोर्स होता है पॉइंट लोड, इसको कहेंगे पॉइंट लोड। अब लोड को ही यहां पे फोर्स यानी भार कहा जाता है। भार को ही हम क्या कहते हैं, कोई चीज किसी के ऊपर लटका दिया जाए या बल लगाई जाए, बात तो एक ही है, उसे भार या फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, लोड कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको जनरली भाषा में पॉइंट लोड देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड फोर्स, यानी किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन के साथ लग जाए, या इसे हम पॉइंट लोड भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बीम होगी अगर, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से ये लगने वाला जो बल होता है ये कहलाता है पॉइंट लोड। इसमें बल एक ही स्थान पर कार्य करता है। बल को समझना है, डायग्राम को समझना है, फील लेना है, थ्योरी वहां पे लिखना तो आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो पॉइंट लोड समझ में आ गया कि किसी एक पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहलाएगा हमारा पॉइंट लोड। ठीक है, अब आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। जो कह रहे हो आप यहाँ पे, उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं।
ठीक है, यानी पे यूडीएल कहते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं यूडीएल, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कोई नहीं कहेगा, इसको यूडीएल के नाम से जाना जाता है। यूडीएल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जब किसी एक बीम है, ये बीम है, इस पे ये लगा हुआ है सपोर्ट, ये क्या लगा हुआ है सपोर्ट, मैं बीम चैप्टर आएगा तो मैं उसको तरीके से समझाऊंगा। इसके बीच की दूरी को कहते हैं स्पैन, याद रखना, ठीक है, आगे भी याद रखना पड़ेगा लेकिन यहां पे ही बता दे रहा हूं तो याद रखना होगा। तो जो ये 8 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का क्या लगा हुआ है आपका यूडीएल, ठीक है। अब यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब बीम पर लगने वाला भार या बल बीम पर चारों तरफ एक समान रूप से बल लगाता है, यानी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये पूरे बीम पर एक समान चारों तरफ से लगा हुआ है, इस तरीके के लोड को कहते हैं हम यूडीएल, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। इसको इस तरीके भी समझ सकते हो, कभी ये बीम है, ये हमारे दो सपोर्ट हैं, अगर मैं इस तरीके से इस डायग्राम को बना दूं और इस तरीके से कर दूं, यानी बहुत सारे पॉइंट लोड एक समान तरीके से लग रहे हो पूरी बीम पर, तो इस तरीके को कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित, चारों तरफ लग रहा है बीम के ऊपर, ठीक है। अब हमारा पॉइंट आता है कि जो 8 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको हम कैसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं और पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये 8 किलो न्यूटन पर मीटर जो है, इस जो स्पैन की लेंथ है, स्पैन की लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है, तो इस 8 को 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरा यूडीएल पूरे स्पैन पे लग रहा है, यानी पूरी लंबाई पे लग रहा है, ठीक है, यानी 10 मीटर पर लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा 80 किलो न्यूटन। और अब बीम नहीं बन जाएगी, कैसे बन जाएगी ध्यान से समझिएगा, ये बीम हमारी इस तरीके से नहीं बन जाएगी, आगे भी समझाएंगे लेकिन जब आ गया तो समझ लो। ये हमारा पूरा था 10, इसके आधे पे लगेगा, यानी 80 किलो न्यूटन हो गया, ये किलो न्यूटन मीटर था अब किलो न्यूटन हो गया, और ये दूरी हो गई 5, यानी यूडीएल को तोड़ने के लिए जितनी दूरी पर यूडीएल लगा होता है उसके दूरी से गुणा कर दो, और जितनी दूरी होती है उसके आधे पर पॉइंट लोड लगा दो, यानी यूडीएल हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब अगला आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो वेरिंग लोड का मतलब क्या है मेरे दोस्त, वेरिंग लोड का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये आपका यूनिफॉर्मली वेरी करता है, यानी यहां पर कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यानी पूरे स्पैन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोड लग रहा होगा, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जब बीम पर लगने वाला भार या बल प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है मेरे दोस्त, समान रूप से नहीं लगता, अर्थात सभी बिंदु पर बदलता रहता है, तो उसको कहते हैं हम यूवीएल, यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये हमारे बीम के न्यूमेरिकल में नहीं आएगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है, इसके अलग फॉर्मूले हैं, सो इसको हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ बस आपको ये जानना है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता क्या है। अब आता है टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। ये कोई बॉडी है, अगर इस पे फोर्स लगा करके क्या कर दो, इसको तान दो, तान दो का मतलब टेंसाइल यानी तनाव बल, ठीक है, यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या तान दो तो कौन सा बल लगेगा, तनाव बल लगेगा, और इसको यहीं पे दबा दो तो कौन सा बल लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, यानी संपीड़न बल। वह बल जो बीम के लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पर लगकर उसके कणों को खींचने का प्रयास करते हैं, इसको खींचोगे तो तनन या तनाव बल कहलाता है। और वह बल जो बीम के अनुदैर्ध्य एक्सिस, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, इसको समझो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य बल पर लगकर उनके कणों को दबाने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं संपीड़न बल। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेज आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट पहले चलता था सिलेबस के अंदर, अब कुछ नहीं है, नोटेशंस वेक्टर के द्वारा, बाउज के द्वारा, इसके पहले था ये नोटेशंस, सो आपको इन सब चीज़ों को क्या कर देना है, इग्नोर। अब आता है भैया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, ठीक है, बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसको ध्यान से समझिएगा, ये है लाइन ऑफ एक्शन, इसको कहते हैं क्रिया रेखा। क्या कहते हैं, क्रिया रेखा, ठीक है, ये है किसी बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन, यानी काम करने की कोई एक रेखा, ठीक है। दो डेफिनेशन को समझाऊंगा जिससे क्लैरिटी ज्यादा आएगी।
कोई एक दृढ़ पिंड है, ये क्या है आपका, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? नहीं, कोई रिजिड बॉडी है वस्तु, ये एक ही चीज है कि किसी बिंदु पर, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, किसी बिंदु पर कोई बल क्रिया करता है, मान लो कोई बल पी क्रिया कर रहा है, तो यही बल अगर शिफ्ट कर दिया जाए पॉइंट बी पर, और ये अपनी क्रिया रेखा पर ही है, ठीक है, तो यही बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो उस वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है, यानी ये वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, अगर किसी अन्य बिंदु पर रख दिया जाए तो वह क्रिया करता हुआ माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये ए वाले पॉइंट को जिस पर पी फोर्स लग रहा था, अब उसको हमने बी पर शिफ्ट कर दिया, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर, तो जो काम पॉइंट ए पर कर रहा था वही काम पॉइंट बी पर करेगा। दूसरी डेफिनेशन को सुनो, लिखा नहीं है, समझने का प्रयास करो। कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिस पर कोई बल लग रहा है, कहां पर लग रहा है, उसके लाइन ऑफ एक्शन पर, यानी क्रिया रेखा पर, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पर, उसके लाइन ऑफ एक्शन पर क्या कर रहा है, बल लग रहा है। अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, इस ए पर जो पी फोर्स लग रहा है उसको हम क्या करें, पी पर शिफ्ट कर दें, तो उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगेगा, अर्थात कोई भी अंतर नहीं आएगा, यानी कोई बाहरी अंतर, बाहरी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये इस वाले पॉइंट पे काम करे या इस वाले पॉइंट पर सेम काम करेगा, ठीक है। देसी एग्जांपल देता हूं, कोई भी मान लो ये दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है, यहां पे भैया मटरू है, यहां पे है ठठरू, ठीक है। अब मटरू पहले एक ठठरू थे नहीं, ठीक है, मटरू थे। अब मटरू यहां पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस वाली दीवार पर, तो सेम इंटेंसिटी के साथ बल लगा रहे हैं। अगर उनको कह दिया देख भैया यहां से नहीं तुम यहां से लगाओ, तो क्या कोई और इफेक्ट आ जाएगा? वही चीज तो होती है। यही हमारा कहलाता है बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। यानी हम अगर उसी लाइन ऑफ एक्शन पर, यानी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हटाना है, यानी उसी लाइन ऑफ एक्शन पर अगर हम ठठरू को मटरू बनाकर दूसरी जगह पे लगा दिए तो कोई भी बाहरी इफेक्ट नहीं आएगा, यानी जितना आप लगा रहे थे फोर्स वही फोर्स काम करेगा। इसको कहते हैं बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। मुझे आशा है कि मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की और आपको समझ में भी आ चुका है। अब नोट पॉइंट में क्या किया जा रहा है समझो। बल के स्थानांतरण यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है, के सिद्धांत से केवल पिंड की बाह्य दिशा में परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसकी इंटरनल जो क्रियाएं हैं विभिन्न बिंदुओं के लिए अलग हो सकती है। यानी ओवरऑल बॉडी में कोई भी अंतर नहीं होगा, लेकिन जो आपका कह सकते हैं अंदर का क्रिया है उसमें विभिन्न पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप अंदर चेंज हो गए लेकिन बाहरी बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो हम अब सिस्टम ऑफ फोर्सेज को एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्या है। सिस्टम का मतलब क्या है कि कई सारे फोर्स मिल जाएं और एक सिस्टम को तैयार करें। तो बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। जब एक साथ कई सारे फोर्सेज मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं हम सिस्टम ऑफ फोर्स। अब विभिन्न बल निम्न प्रकार के हैं। पहला है हमारा कोप्लेनर फोर्सेज, इसको कहते हैं समतलीय या एक तलीय। क्या है हमारा ये नाम? ये कोप्लेनर याद रखोगे ज़्यादा ठीक है, एक तलीय समतलीय के अंदर में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लेकिन हिंदी याद रखने से डेफिनेशन आसान हो जाता है। जैसे कोप्लेनर फोर्स का मतलब एक तलीय, यानी एक तल में जब किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल एक ही समतल में होता है तो उसे हम कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेज। यानी एक तल का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है, एक कोई प्लेन है, इसके एक ही तल में सभी फोर्सेज काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कोप्लेनर फोर्सेज, ठीक है। क्लियर बात है? आप डायग्राम को अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसको आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। एक प्लेन में जब हमारा कोई फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेज। अब आता है नॉन कोप्लेनर यानी भिन्न तलीय। भिन्न तलीय यानी फोर्सेज हमारे अलग अलग तल में काम कर रहे हो, अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हो। जैसे कि समझाता हूं,
जब किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न तलों में होती हैं, यानी अलग अलग जगह पर होती हैं, तो उन्हें हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेज कहते हैं। देखिए, एक इधर जा रही है तो एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, यानी अलग अलग तल में है। लेकिन यहां पर देखोगे तो ये आपके इस वाले तल के अंदर सारी आ गई, एक इस वाले तल में आ गई, ऊपर वाले में, एक इधर वाले में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तली थी और ये आपके विभिन्न तलों में अलग अलग आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न तलीय कहते हैं। अब ये भी अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना के बता सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तल लगा दो, ठीक है। अब फोर्स सिस्टम दिखा दो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे भिन्न तली हो गए, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, अब आता है हमारा कनकरंट फोर्सेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संगामी बल। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें हम संगामी बल कहते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना, ट्विस्ट सुनना, ट्विस्ट, एक बिंदु पर या मिले या एक बिंदु से निकले, ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु पर जाकर के मिले या एक बिंदु से निकले, बात एक ही है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस बिंदु से हमारी सारी बल निकल रही हैं या उसी बिंदु पर मिल रही हैं उन्हें हम कहते हैं कनकरंट फोर्सेज, और वह बिंदु जहां पर वह रेखाएं मिलती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंस, जिसे हम कहते हैं संगमन बिंदु। तो ये समझ में आ गया कि जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं या निकलती हैं, वहां से निकल रही हो या उस पर जाके मिल रही हो, उसे हम कहते हैं कनकरंट फोर्स यानी संगामी बल। अगला है हमारा नॉन कनकरंट फोर्स, ठीक है। नॉन कनकरंट फोर्स का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें हम कहते हैं संगामी बल। कहने का मतलब यह है, यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, क्या ये वाला इस पे जाके मिल सकता है? नहीं, ये वाली यहां से निकल रही है, ये वाली यहां से निकल रही है, ठीक है। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिल सकती उन्हें कहते हैं असंगामी बल, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब आता है इसमें हमारा पैरेलल फोर्सेज, समांतर बल, ठीक है। समांतर बल को समझना कितना आसान है। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों पैरेलल फोर्सेज, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब ये लिखा, ये नॉन कंकरेंट होती है यानी असंगामी, यानी ये अगर ऐसे जा रही है तो क्या किसी पॉइंट पे मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, इसे हम कहते हैं नॉन कंकरेंट। पैरेलल फोर्स को हम नॉन कंकरेंट फोर्स भी कह सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं? एक होता है लाइक पैरेलल फोर्स, सदृश समांतर बल, एक होता है अनलाइक। अब देखो, इस प्रकार लाइक पैरेलल फोर्स में क्या होगा कि सभी बलों की दिशाएं एक ही ओर होंगी, यानी सबकी दिशा एक ही होगी, यानी इसकी एक है, इसकी एक है, तो एक ही डायरेक्शन में है। अगर हमारे इस प्रकार के सभी बलों की दिशाएं अलग अलग हों तो वो कहेगा अनलाइक, यानी एक इधर है और एक इधर है, तो ये हमारा अनलाइक हो गया, ठीक है भैया। इसी के बीच में आता है मेरे दोस्तों कोलिनियर, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कोलिनियर, एक चीज यहां पे आता है कोलिनियर, ठीक है, उसको भी हम समझा देते हैं, कोलिनियर फोर्सेज। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये हमारा हो गया क्रिया रेखा, ठीक है, क्रिया रेखा, इस पर ये फोर्स जा रहा है, ये फोर्स जा रहा है, तो ये हो गया कोलिनियर। अर्थात जब दो या दो से अधिक बल एक सीधी रेखा में काम कर रहे हो तो उन्हें हम कोलिनियर फोर्स कहते हैं। ये सीधी रेखा में फोर्स काम कर रहे हैं, F1 मान लो, F2 मान लो, ये हमारा हो गया कोलिनियर फोर्स, ठीक है। चलिए, अब अगला हमारा आता है कोप्लेनर कनकरंट। कोप्लेनर कनकरंट यानी एक तल में होगा और संगामी होगा, यानी एक ही तल में, ध्यान से सुनिएगा, कोप्लेनर कनकरंट का मतलब संगामी एक तलीय बल, यानी एक तल में होगा और एक ही बिंदु से निकलेगा, यानी एक ही बिंदु से निकल रहा है और एक ही प्लेन में निकल रहा है। इस निकाय के बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं और एक ही समतल में होती हैं। मैंने फिर से बताया था, एक बिंदु पर मिल सकती हैं या एक बिंदु से निकल सकती हैं, बात एक ही है। एक बिंदु से मिल सकती हैं या एक बिंदु से निकल सकती हैं और एक ही समतल में हो तो कोप्लेनर कनकरंट होता है। कोप्लेनर नॉन कनकरंट में क्या होगा
एक तल में तो होगा लेकिन अलग अलग जगह पर होंगी, एक ही समतल में तो होंगी लेकिन क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी। क्या एक बिंदु पर ये मिल पाएंगी कभी? प्लेन तो एक ही है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज। अब आता है हमारा कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेज। ये कहने का मतलब क्या है कि एक तल में तो है, लाइक है यानी एक डायरेक्शन में चलने वाला है और समांतर है, इस तरीके की बात किया जा रहा है। अर्थात वह बल सिस्टम जिसमें बलों की क्रिया रेखाएं समांतर हों, एक दिशा में हो और एक तल में हो, यानी तीनों चीज होनी चाहिए, एक डायरेक्शन में हो, एक ही तल में हो और एक दिशा में हो। यानी हमारा क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, एक दिशा में होंगी और एक तल में होंगी। ठीक है, क्लियर बात है? इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि एक ही तल में है, एक ही दिशा में है और समांतर भी है। ठीक है, अब आता है नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट, यानी समांतर भी नहीं है, नॉन कनकरेंट भी नहीं है और कोप्लेनर है, यानी एक तल में तो है लेकिन ना समांतर हैं और ना ही एक पॉइंट से निकल रही हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट से तो नहीं निकल रही हैं, एक पॉइंट से नहीं निकल रही हैं। ठीक है, यहां से भी निकल सकती हैं, यहां से भी निकल सकती हैं। ठीक है, और ये समांतर भी नहीं है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है। ठीक है भाई, समांतर का मतलब तो यही होता है, और एक तल में है। ठीक है, एक तल में हैं ये। ठीक है भैया, क्लियर बात है? तो ये हो गया हमारा नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। क्या है रिजल्टेंट फोर्स? अब सिलेबस में क्या लिखा रहेगा, कंपोजिशन ऑफ फोर्स एनालिटिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट नॉन कंकरेंट पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेज। ये सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन। तीन चीज पढ़ना है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन। ये जो इतना लिखा है कंपोजिशन ऑफ फोर्स एनालिटिकल मेथड, ये बता रहा है कि आप लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन ऑफ फोर्सेज पढ़ो। ठीक है, क्लियर बात है? चलिए, तो हमारे तीन टॉपिक रह गए हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन एंड वेरेगनान थ्योरम। उसके बाद आपका इंड हो जाएगा। आइए परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स समझते हैं। ठीक है, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करे और उन सभी बलों के प्रभाव को जोड़ करके एक बराबर बल, भाई आपका P है, उसको हमने बराबर कर दिया, कई सारे बल काम कर रहे हैं। ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, इसके भी कई सारे मेथड हैं। वो क्या क्या मेथड हैं वही तो बता रहा है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन। ठीक है, तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखो मेरे दोस्त, अब आपको यहां पर करना पड़ेगा थोड़ा मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसको तो मैं यहां से रोटेट तो कर नहीं सकता। ठीक है, मैं पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन अब आपको यहां पे थोड़ा सा साथ देना होगा। ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, स्टेटमेंट आप सभी के सामने है, स्टेटमेंट पढ़ करके आप सभी को समझाते हैं एक एक चीज। ठीक है, तो हमने काफ़ी कोशिश किया कि ये रोटेट हो जाए, लेकिन रोटेट नहीं हुआ, तो हमने कहा चलो ऐसे ही आप सभी को समझा देता हूँ। और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिएगा तो आराम से चीज़ें दिखेंगी। और नोट्स के अंदर तो सारी चीज़ें हैं ही, तो फिलहाल आप सभी हर एक चीज़ को देख पाओगे। तो अपने मोबाइल को हल्का आप टिल्ट करके देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज कहता क्या है वो समझने की कोशिश करिए। अब ये यूज क्यों कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, यानी बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज हमारा क्यों हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो। किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है कि आखिर यूज हो क्यों रहा है। तो देखो, आप कोई दो फोर्स ले लो। ठीक है, इस तरीके से, कैसे लेना है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे इस वाले को भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, इस वाले को अभी भूल जाओ, जो भी ये बना हुआ है इसको भूल जाओ आप। ठीक है, भूल गए? ठीक है, आपने कोई दो इस तरीके से फोर्स ले लिया और इस दोनों फोर्स के बीच एंगल थीटा रख लिया। ठीक है, इस वाले का नाम दे दिया ए पॉइंट और इस वाले का नाम दे दिया बी पॉइंट, और एक फोर्स यहाँ पे पी लग गया और एक फोर्स लग गया क्यू। ठीक है, कोई इसमें तो एतराज़ तो नहीं है आप लोगों को। एक इधर से जा रहा है पी और एक फोर्स है क्यू और दोनों के बीच में है थीटा। अब आपको रिजल्टेंट का मतलब मैंने समझाया था,
कि अगर कोई P फोर्स है, ठीक है, सॉरी, कोई P1 फोर्स है, कोई P2 फोर्स है, दो तरीके के फोर्स हैं। अगर हम इन दोनों फोर्सों को मिलाकर कोई एक फोर्स निकालना चाहें तो P बराबर P1 प्लस P2, मतलब एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में वैलिड नहीं है। यानी हम दोनों को मिला दें और एक नया फोर्स ला दें तो उसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यानी P1 और P2 को मिला करके एक नया फोर्स ला दिया, उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो आपके इस वाले P और इस वाले Q, इन दोनों फोर्सों को मिलाकर के एक नया रिजल्टेंट फोर्स हमको लेना है, जिसको हम कहेंगे R। अब उसको लाने के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। कैसे? अब कह क्या रहा है स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को भी पढ़ लें तब थोड़ा फील आएगा ना। स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको समझो। यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। ध्यान से समझिएगा, जो ये पैरेललोग्राम लॉ है ये कोप्लेनर कनकरंट फोर्स के लिए है। किसके लिए है? लिखता हूं यहां पे, कोप्लेनर कनकरंट। अब इसका मतलब क्या है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने समझा है। कहने का मतलब यह है कि एक ही प्लेन में होना चाहिए और एक बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये बिंदु O है और इससे P और Q गुजर रहा है, ये चीज हमने बता दिया। अब हमने पढ़ा कि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल, यानी दो बल P Q है, को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। यानी अगर इसको थोड़ा इस तरीके से ऐसे डॉटेड में बढ़ा दिया जाए और इस तरीके से कर दिया जाए, एक नया पॉइंट मिल जाएगा। नया पॉइंट आप C लगा लीजिए। ठीक है, नया पॉइंट आपने एक C लगा लिया तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये विकर्ण होगा यही इसका क्या होगा, इन दोनों बलों का परिणामी होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट, यानी R होगा। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है जो दोनों बलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता है। ये दो बल हैं, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी संगामी बिंदु क्या है? O है। इस O के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाएगा ये विकर्ण, और ये विकर्ण ही होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स R। तो ये हमारा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स। मैं फिर से समझाता हूं कि कोई P और Q दो फोर्स ले लिया हमने। ठीक है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स कोप्लेनर कनकरंट फोर्स के लिए वैलिड है। यानी एक प्लेन और कनकरंट का मतलब यह है कि संगामी किसी एक पॉइंट से होकर के फोर्स जा रहा है। तो P और Q किसी एक पॉइंट O से निकल रहा है। अब P और Q जो दो फोर्स है इसका एक रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है। तो उसके लिए हमने P और Q के आगे बढ़ाया और इसको एक चतुर्भुज बनाया, और चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा वो आपके इस P और Q के प्रतिच्छेदन बिंदु यानी O से होकर के जाएगा। ठीक है, चलो तो ठीक है, अब हमारा काम है इसको प्रूफ करने का। तो इस वाले डायग्राम को आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी तक मैंने कहा भूल जाओ, अब कह रहे हैं कि रिकॉल करो। ठीक है, सेम डायग्राम को मैंने बनाया है, कुछ नया नहीं करा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा थीटा कोण था, इसको मैंने मान लिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे हमने एक नया एंगल मान लिया अल्फा, और ये वाली वर्टिकल टाइप की लाइन है तो इससे हमने एक नया एंगल बीटा मान लिया है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। अब ये वाला जो P है, ठीक है, और C, इसके बीच में हम एक ऐसे करके एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, जब इसको क्या करोगे, इधर की तरफ नीचे की तरफ करोगे और इधर इसको बढ़ाओगे तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये आपका P फोर्स जा रहा है ना, P फोर्स जा रहा है तो ये किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा। इसी तरीके से आपका यहाँ Q फोर्स जा रहा है तो ये किसके पैरेलल होगा? इसके, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो Q है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आपको ये तो आना चाहिए सॉल्व करना। किसी चीज को इंक्लाइंड हो तो उसका दो कंपोनेंट आता है, एक कॉस कंपोनेंट आता है और एक साइन कंपोनेंट आता है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका Q साइन थीटा आ गया, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो Q कॉस थीटा आ गया। ठीक है, इस वाले को हमने रिजॉल्व कर दिया।
ठीक है, क्लियर बात है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। और इस वाले थीटा को हमने इधर की तरफ ले आ दिया और ये भी हमने थीटा इसको कर दिया। तो इतना काम हमने अभी कर दिया है इस डायग्राम के हिसाब से। इतना ही आपको करना है, कुछ नया नहीं है, कुछ टेक्निक नहीं है इसमें सीखने की। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। बार बार उधर की तरफ चलेंगे लेकिन अब मजबूरी है तो करना पड़ेगा। हमको लेना है त्रिभुज OCM। आइए OCM को थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर कहाँ है OCM? ये है आपका O, ठीक है, यहाँ पे पेन को चेंज करते हैं O, ये है C और है AM। ये वाला हम ट्रायंगल पहले लेंगे। कौन सा लेंगे? ये वाला, ठीक है, OCM। ठीक है, चलो OCM हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के दिखाते हैं आप लोगों को। अब समकोण त्रिभुज है तो आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OC क्या है मेरे दोस्त? OC क्या है बताओ? OC है आपका कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, तो अर्थात OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा MC का स्क्वायर या CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। यही तो हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यही तो लिखा है, OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। अब आओ, अब ये OM जो है, ठीक है, OM जो है ये दो पार्ट में है। ये दो पार्ट में कैसे है? OM है, OM बराबर है OA यानी OA प्लस AM, AM। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो OM को हम कर दिया OA प्लस AM और CM स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जब स्क्वायर ब्रेक करोगे आप इसका, ध्यान से देखिएगा, तो OA का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, और प्लस CM का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और बराबर में है OC का स्क्वायर। ठीक है, अब OA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस 2OA AM, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमने अभी कुछ नहीं करा है, त्रिभुज OCM के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाया है और इस OM को OA प्लस AM में तोड़ा है और बाकी हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ हमने आप सभी को समझाया कंपोनेंट वाला, ये यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, कोण BAOA बराबर थीटा, कोण CAM बराबर थीटा। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, कैसे? ये वाला एंगल की बात हो रही है। कौन से एंगल की? ये वाले, इसका भी एंगल थीटा हमने मान लिया है और यहां पर भी आप देख सकते हो थीटा ही है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने क्यों साइन थीटा लिया है और क्यों कॉस थीटा, इसको यहां पर दिखाया गया है प्रूफ करके। तो कैसे? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आइए दिखाते हैं। आधार क्या है? आधार है AM, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है? ये CA, ठीक है, अर्थात Q। ठीक है, अब AM क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, AM अब हमको निकालना क्या है? यहां पर निकालना हमें AM है। ठीक है, तो AM क्या है मेरे दोस्तों? देखो, AM ये है आधार और AC क्या है? कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहां पे वही तो लिखा है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार का बटे कर्ण, AM अपन AC। AM की वैल्यू निकाल लिया तो AC कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से जब साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? लंब है CM और अपान में हो जाएगा AC। ठीक है, और बराबर में साइन थीटा। इस तरीके से अगर CM की वैल्यू निकालोगे तो AC साइन थीटा आ जाएगा, CM की वैल्यू निकालोगे तो AC साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब देखो, ये वाला जो निकाला था इक्वेशन नंबर 1, इसमें देखो CM कहाँ है? CM मिल गया आपको, और AM कहाँ है? इन्हीं दोनों में इस वैल्यू को पुट कर देना है। आइए पुट करके देखते हैं। ठीक है,
तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने मान रखा ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसका है, ए एम की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ए एम का स्क्वायर है, तो ए एम का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सी एम का स्क्वायर है, तो सी एम की वैल्यू है ए सी साइन थीटा, यानी ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाकी एज इट इज 2OA इंटू में, अब देखो ए एम है, ए एम की वैल्यू है ए सी कॉस थीटा, तो ए एम की वैल्यू को जगह ए सी कॉस थीटा लिख दिया। अब ऊपर हमको नहीं जाना है, बस इतने से ही सिंप्लीफाई कर लेना है। आइए अब देखो ओ सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ओ ए स्क्वायर एज इट इज हो गया, ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद 2OA ए सी कॉस थीटा, ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इंटू में 2OA ए सी कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको ओ ए क्या है, ए सी क्या है और ओ सी क्या है, इन तीनों को निकालना है। आइए इसको डायग्राम से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ओ सी क्या है, ओ सी है आर, ओ ए क्या है, ओ ए है पी, और इसी तरीके से आपका और क्या है, और है ए सी, ठीक है, ए सी, ठीक है। ए सी कहाँ है, ए सी है क्यू, ठीक है। तो हमको बस मिल गया, क्या मिल गया, ए सी की वैल्यू है क्यू, ओ ए बराबर पी, और इसी से ओ सी बराबर आर, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्यू है, 2OA ए सी यानी 2PQ कॉस थीटा। तो ये फाइनली हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत इजीली याद रहेगा। बिना प्रैक्टिस किए कोई चीज़ याद नहीं रहती है, समझ में आपको आ चुका है, ये चीज़ मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो, खैर ये चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो tan अल्फा निकालोगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब डायग्राम आप देख लो ना, लंब क्या है और आधार क्या है, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो सी एम अपान ओ एम हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ ए प्लस ए एम होता है। इस तरीके से सी एम की वैल्यू ए सी साइन थीटा, ओ ए एज इट इज रहेगा, ए सी कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपकी क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये आप जब ट्रायंगल देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। खैर इम्पॉर्टेंट उतना ये आपका नहीं है, जो था ऊपर ही आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो उसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किसी कण पर समान परिमाण के दो बल लग रहे हैं। समान परिमाण का मतलब P भी लग रहा है और Q लग रहा है, लेकिन दोनों समान है, यानी P बराबर Q, ठीक है। अगर ऐसे कहें कि P बराबर 1 Q बराबर 1, दोनों समान लग रहे हैं, तो P बराबर Q लिख सकते हैं, ये भी समझ सकते हो ऐसे, ठीक है, समझ गए। लग रहे हैं बलों का परिणामी उन बलों के परिणामी का मतलब क्या है, रिजल्टेड R उन बलों के बराबर है, बलों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी R भी बराबर है P के और P बराबर है Q के, ठीक है, और उनके बीच का कोण हम थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा देखिए, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P कॉस थीटा। जब आर की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, आर की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। P प्लस क्यू, P बराबर क्यू बराबर आर है, इसको P लिख दो और 2P की जगह पे आपका Q की जगह पे P हो जाएगा, तो यानी 2P स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। और इस R को भी लिख लो P, ठीक है, R को भी P लिख लो, तो क्या हो जाएगा, जब ये अंडर रूट हटेगा तो P स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और 2P स्क्वायर से इधर आ जाएगा एक P स्क्वायर बराबर, और इधर से कट जाएगा P, तो यहाँ पे बचेगा हाफ कॉस थीटा बराबर -1/2। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज, यानी बलों के त्रिभुज का नियम। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल को समझना भी आसान है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की तरह से। 3 तरीके से समझाऊंगा, तीनों में जो समझ में आएगा याद रखना। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बलों को, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल, यहाँ पे 3 बल कौन कौन से काम कर रहे हैं, एक P काम कर रहा है, Q काम कर रहा है, एक रिजल्टेंट R काम कर रहा है, ठीक है।
परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, यानी 3 भुजा का मतलब एक भुजा ये हो गया P वाला, एक Q हो गया और एक R हो गया, तो वे तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। ये कह रहा है हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया। सेकंड डेफिनेशन आइए, ये कोई पॉइंट O है, इससे हमारे 3 फोर्स जा रहे हैं P, Q और R, तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, ये चीज बता रहा है अगर इसको हम एक ट्रायंगल के रूप में निरूपित करें तो। तीसरी डेफिनेशन को समझो। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन और इजी है। तीसरी डेफिनेशन कहती है दो बल हैं। ठीक है, कोई दो बल ले लो, यहां से एक बल ये ले लो और एक बल ये ले लो, दो बलों को, ठीक है, उसके परिमाण और दिशा में एक ट्रायंगल की दो भुजाओं द्वारा निर्देशित किया जाए। तीसरी भुजा हमने नहीं बनाई है, सिर्फ हमने दो भुजा बनाई है, ए बी और सी। एक है हमारा P और एक है Q, दो भुजा हमने बना दी है। ठीक है, दो भुजा द्वारा दर्शाया जाए तो तीसरी भुजा जो पहले से लेकर अंतिम तक खींची जाएगी, यानी पहले से लेकर के अंतिम तक जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों बलों का क्या होगा, परिणामी होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा R। तो ये बता रहा है आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ये वेरी सिमिलर टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, बहुत इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉमी का जो प्रमेय है मेरे दोस्तों, ये यूनिट नंबर 2 में है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 की चीज़ हमने एक ही चीज़ आप सभी को भी समझाई थी, वो भी बीम की चीज़। ठीक है, लेकिन लॉमी का प्रमेय वगैरह यूनिट नंबर 2 में अच्छे से डिस्कशन होगा। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, वो है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज, बल का बहुभुज का नियम। तो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज को भी समझना आसान है। कोई भी पॉइंट O है और उससे कई फोर्स किसी कण पर कार्य करते हुए बल, परिमाण और दिशा में यदि एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये साम्यावस्था में होंगे। जैसे ट्रायंगल में साम्यावस्था में हो रहे थे, वैसे यहाँ पे 5 हमने अलग अलग फोर्सेज ले लिया सपोज। ठीक है, यहाँ पे P ले लिया, Q ले लिया, R ले लिया, S ले लिया, T ले लिया। ठीक है, उसके बल और परिमाण क्या है, अलग अलग हैं, और दिशा भी क्या है, अलग अलग है। और इससे हमने क्या कर दिया, एक आपका क्लोज्ड पॉलीगन बना लिया, यानी बंद बहुभुज बना लिया। तो जब क्लोज्ड पॉलीगन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साम्यावस्था में हो जाएगा। ये लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज कहलाता है। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज समझ लिए। तो जो भी आपका लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्सेज होगा वो साम्यावस्था में होगा तब जितने भी हमारे फोर्सेज हैं उनको मिलाकर के एक पॉलीगन हमने बना लिया, क्लोज्ड पॉलीगन बना लिया। तो आपका जो भी सारा कुछ होगा फोर्स, वो रिजल्टेंट वहाँ पे 0 हो जाएगा, अर्थात साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आपका ये पॉलीगन बन चुका है। तो मैं बार बार इस पर ड्रॉ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने स्केल से ड्रॉ किया था इसको। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इससे ट्रायंगल वाला मेथड भी यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए आप 3 ट्रायंगल आपको यहाँ पे अलग अलग शो हो रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्लियर हो गया। ठीक है भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे में कई सारे हैं। अब आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है ये क्या है, फोर्स को रिजॉल्व करने की टेक्निक है। ठीक है, फोर्स को रिजॉल्व करने के मुख्य रूप से उपयोग लामी के प्रमेय के न्यूमेरिकल में है। अतः इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी किसके लिए है, ये लामी के प्रमेय के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए है। डायरेक्ट आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो कि मैं समझा देता हूँ। किसी प्रकार के किसी बल के दो कंपोनेंट ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं तथा रिजॉल्व पार्ट उस फोर्स के कंपोनेंट कहलाते हैं। यानी कोई भी दो, जैसे ये था P और Q था, तो इसका एक रिजल्टेंट R आ रहा था। अगर इस P और Q को हमने एक और यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज यूज किया जाता है, और जो भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं उसको कहते हैं रिजॉल्व कंपोनेंट। ठीक है, तो आप कई सारे मेथड यूज करके यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कर सकते हैं, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, जैसे लॉमी के प्रमेय में यूज होगा अभी, ठीक है, ये लामी के प्रमेय से हम सिद्ध करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल कराएंगे। और उसके साथ साथ आप
परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी रेजोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उस टाइप का ये सिस्टम है, ठीक है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ओ ए आधार है, कर्ण क्या है, ओ सी। इस तरीके से हमने कर दिया। तो ओ ए की वैल्यू निकाला तो ओ सी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे फोर्स लग रहा था जो भी लग रहा है, यहाँ पे पी लग रहा है, यहाँ पे क्यू लग रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल समझ लो ये हो गया। तो इस तरीके से हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस जो है वो न्यूमेरिकल में है। सो आपको उस पर टाइम नहीं देना है, हमारा काम है टू द पॉइंट चलना और वही चीज़ करना जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का जो भी रिजोल्यूशन है ये बीम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी हमको कोई एग्जाम में इस तरीके से कुछ नहीं पूछेगा। ये मेथड को हमने इसलिए बता दिया था कि आप सभी नोट्स के माध्यम से जान पाओ कि हम कैसे रिजल्टेंट को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड रिजल्टेंट्स रिजॉल्व करने आपसे सिलेबस के अंदर नहीं है। सो आपको उतने पे नहीं जाना है। जब कभी ऐसी ज़िंदगी में नीड पड़ेगी तो फिर आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे P1, P2, P3 फोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके रिजॉल्व किया है। खैर अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। सिलेबस के अंदर गिवन है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा रहेगा या मोमेंट लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोमेंट क्या है उसको समझो। किसी निश्चित बिंदु के परितः, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को, उस बल का निश्चित बिंदु पर मोमेंट कहते हैं। एक और डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। और करके डेफिनेशन है, सुनिएगा। किसी भी फोर्स के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, या किसी भी एक्सिस पर चारों ओर घूमने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं मोमेंट, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट आप क्या हो रहे हो, किसी दूरी तक क्या हो रहे हो, घूम रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं मोमेंट। अर्थात फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, लंब दूरी, यानी फोर्स इनटू आर, ये होता है मोमेंट। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्या है, फोर्स, ठीक है। तो आप मोमेंट जान गए। किसी पॉइंट के चारों ओर घूमने की प्रवृत्ति, किसके कारण, फोर्स के कारण। पॉइंट के चारों ओर जितनी दूरी घूम रहे हो और जितने फोर्स के साथ घूम रहे हो उसको गुणा कर दो तो वो मोमेंट हो जाएगा। किसी भी एक्सिस के चारों ओर घूमने की प्रवृत्ति, वो मोमेंट कहलाएगा। और जो जितनी दूरी से तक घूम रहे हो, ठीक है, उसका और फोर्स कितना लगाकर घुमा रहे हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा मोमेंट मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो किसी बिंदु के परितः बल का गुण बल और उस बिंदु से बल की लांबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। यूनिट न्यूटन मीटर। कैसे, मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन, और ये क्या हो गया आपका, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये लिखा जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। साइन कन्वेंशन वगैरह के बारे में हमको नहीं यहाँ पे समझना है, ठीक है। हमको अगला जो टॉपिक समझना है वो समझना है, इसके अंतर्गत समझना है मेरे दोस्तों, कपल के बारे में, ठीक है। कपल के बारे में साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझ लेना, वेरिग्नान थ्योरम, ठीक है। और ये जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मोमेंट्स वगैरह नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये भी नहीं है। अब हमको यहाँ पे कपल समझ लेना है, उसके बाद हम वेरिग्नान थ्योरम पढ़ेंगे। कपल, कपल को हम कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं दोस्त, बल युग्म, ठीक है। चलो, अब डायरेक्शन से समझाएंगे, एक डायग्राम से समझाएंगे। ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई रॉड है मान लो, ठीक है। इस रॉड पे दो समान बल क्या होगा, समान बल, यानी दो बल लगेंगे, दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों बल कैसे होंगे, समांतर। दोनों बल कैसे होंगे मेरे दोस्त, समांतर बल होंगे, यानी एक साथ लगेंगे। डायरेक्शन कैसा होगा, अलग अलग। डायरेक्शन कैसे होगा, अलग अलग। फिर से सुनिएगा, बल युग्म उसे कहते हैं कि दो बल लगे समान, दोनों बल समांतर हों, लेकिन डायरेक्शन यानी दिशा अलग अलग हो।
और किसी वस्तु पर काम कर रहे हैं, इस वस्तु पर एक इस तरीके से घुमा रहा है और एक इसको इधर की तरफ घुमा रहा है, ठीक है, ये आपका इधर की तरफ घुमा रहा है, और बल क्या है, इक्वल, यानी दोनों बल इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों बल समांतर लग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जब बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं, दो समान बल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कपल, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है, घुमाव पैदा करता है, क्या पैदा करता है, रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है कपल, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है, कपल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक लास्ट टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है वरिग्नान थ्योरम, ठीक है, वरिग्नान थ्योरम। तो इसको पहले ठेठ भाषा में समझो, ठीक है। देखो अगर ये कोई दो बल है तो उसका होता है एक रिजल्टेंट, ठीक है, मान लो ये रिजल्टेंट आर है, इस P और इस Q का रिजल्टेंट आर है। अब हमारा आर पर क्या लग रहा है, मोमेंट, ठीक है, रिजल्टेंट का मोमेंट है, यानी हम कहीं पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उस रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा, इस आर वाले का जो मोमेंट होगा वो बराबर होगा Q के मोमेंट का प्लस P के मोमेंट का। ये कहता है वैरिग्नान थ्योरम। यानी आप कोई दो फोर्स यूज कर रहे हो, उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका जो घूर्ण होगा यानी मोमेंट होगा, वो दोनों फोर्सों के अलग अलग जो मोमेंट है उनका जोड़ इस रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। मुझे आशा है कि मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर से समझाता हूं कि कोई दो फोर्स है, उसका होता है एक परिणामी बल जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, उसका जो मोमेंट होगा उसके बराबर क्या होगा, ये उसके बराबर मेरे दोस्तों P का मोमेंट और प्लस Q का मोमेंट, दोनों मोमेंट को जोड़ दो तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा वो बराबर होगा। ये वैरिग्नान थ्योरम कहता है दो समतली बलों के उनके तल में किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग, यानी दोनों बलों का बीजगणितीय जो योग हो घूर्णों का, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होगा, यानी उनके रिजल्टेंट का जो मोमेंट आएगा वो उन दोनों बलों के बीज घूर्णों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा वैरिग्नान थ्योरम। तो फिलहाल के लिए हमारे इस यूनिट नंबर 1 के अंदर इतने ही टॉपिक थे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में नहीं देना है, बिकॉज सिलेबस के अंदर परिवर्तन हुआ है। तो जितना आपका सिलेबस है उतना ही आप पढ़ाई करें। अब हम यूनिट नंबर 2 को हम शुरू करेंगे। चलिए।